फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं हिस्ट्री ऑफ यूनिक्स और हिस्ट्री ऑफ लिनक्स। जी हां गाइज, पिछली वीडियो लेक्चर में मैंने हिस्ट्री ऑफ यूनिक्स और हिस्ट्री ऑफ लिनक्स का एक सेपरेट वीडियो बनाया है। दोनों को अलग अलग वीडियो में मैंने कवर किया है, लेकिन उन दोनों सेपरेट वीडियो में कुछ चीजें जो रह गई थी, कुछ चीजें जो छूट गई थी, क्योंकि वीडियो काफी लंबी हो रही थी, तो मैंने सोचा कि इसका एक कॉम्बो वीडियो लेकर के आऊंगा। तो वो दोनों सेपरेट वीडियो में तो मैंने बहुत ही डिटेल में बताया है, लेकिन कुछ चीजें वहां पे रह गई थी, मिस हो गई थी। इसलिए आज के इस कॉम्बो वीडियो में मैं हिस्ट्री ऑफ यूनिक्स और हिस्ट्री ऑफ लिनक्स ब्रीफ में समझाने वाला हूं, ब्रीफ में बताने वाला हूं। तो इसलिए बिना देर के हुए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और मैं सबसे पहले आपको बताता हूं हिस्ट्री ऑफ यूनिक्स, उसके बाद मैं बताऊंगा हिस्ट्री ऑफ लिनक्स। तो चलिए मैं बिना देर के हुए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करता हूं। दोस्तों, यहां पे मैंने जैसा कि बताया कि हिस्ट्री ऑफ लिनक्स एंड हिस्ट्री ऑफ यूनिक्स, तो पिछली वीडियो लेक्चर में मैंने अलग से बता दिया है। आप लोगों को टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो प्लीज गाइस जरूर से देख लेना। तो सबसे पहले मैं यहां पे शुरू करता हूं यूनिक्स के बारे में मैं यहां पे स्टार्ट करता हूं। यूनिक्स देखिए, द फर्स्ट नेम ऑफ यूनिक्स वाज यूनिक्स। गाइस, जो पहले नेम यूनिक्स है, ये यूनिक्स नेम नहीं था। पहले जो नेम था यूनिक्स था UNICS, यूनिक्स, यानी इसका जो फुल फॉर्म होता है, इसका फुल फॉर्म होता है यूनिप्लेक्स्ड इंफॉर्मेशन कंप्यूटिंग सिस्टम। यानी इस यूनिक्स का फुल फॉर्म होता है यूनिप्लेक्स्ड इंफॉर्मेशन कंप्यूटिंग सिस्टम, इसका फुल फॉर्म होता है। और पहले जो यूनिक्स था UNICS के नाम से ही था। और इसके नेम को चेंज किसने किया? इट वॉज गिवन द नेम यूनिक्स बाय ब्रेन कर्निगन। जी हाँ गाइज, जो ये यूनिक्स है UNICS, इसका नाम हटा करके यूनिक्स किया। इसका जो नाम चेंज किया वो किन्होंने किया? ब्रेन कर्निगन, BRAIN ब्रेन कर्निगन ने, उन्होंने जो है यूनिक्स UNICS हटा करके क्या नाम कर दिया? यूनिक्स कर दिया, UNIX कर दिया। और गाइज आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये जो यूनिक्स है, यूनिक्स को वैसे तो टोटल 4 लोगों ने डेवलप किया, लेकिन जो मेन नेम आता है, मेन नेम 2 लोगों का आता है। 2 में भी एक नेम को बहुत ऊपर रखा जाता है यूनिक्स के डेवलपर के नाम पे, कि यूनिक्स एक्चुअली फादर ऑफ यूनिक्स उन्हीं को कहा जाता है। तो जो यूनिक्स है टोटल 4 लोगों ने किया, तो उन दोनों में को हटा करके 2 जो इंपॉर्टेंट है, एक है केन थॉमसन एंड डेनिस रिची। डेवलप्ड बाय केन थॉमसन एंड डेनिस रिची, इन दोनों ने डेवलप किया। लेकिन फादर ऑफ यूनिक्स अगर सर्च करेंगे तो फादर ऑफ यूनिक्स आपको कौन मिलेंगे? केन थॉमसन मिलेंगे। कौन मिलेंगे? केन थॉमसन मिलेंगे। क्योंकि देखिए यहां पे क्या लिखा हुआ, बट प्रायोरिटी गोज केन थॉमसन बिकॉज यूनिक्स कर्नल इज डिजाइंड बाय केन थॉमसन एंड डेवलप्ड बाय डेनिस रिची। यानी ये आइडिया किसका था? ये आइडिया था केन थॉमसन का, और इसको जो डेवलप किया, जो प्रोग्रामिंग किया, उन्होंने किन्होंने किया? डेनिस रिची। और डेनिस रिची के बारे में आप लोगों को पता होगा कि ये फादर ऑफ सी लैंग्वेज, सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अगर आप लोग पढ़ते हैं या आप लोग नहीं भी जानते हैं तो आप गूगल पे सर्च करके देख सकते हो, फादर ऑफ सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के फादर कौन है? ये डेनिस रिची ही है। तो एक्चुअली डेनिस रिची का जो पूरा नाम है डेनिस M रिची करके है, बट यहाँ पे हम डेनिस रिची लिख करके काम चला रहे हैं। तो इसलिए जो फादर ऑफ यूनिक्स है UNICS, ये कौन है? केन थॉमसन, और डेवलप्ड बाय डेनिस रिची। और आइडिया किसका था? वो केन थॉमसन का था। और यूनिक्स का पहले नाम क्या था? UNICS, यानी यूनिप्लेक्स्ड इंफॉर्मेशन कंप्यूटिंग सिस्टम। तो आप लोगों को पता लग गया कि इसका नाम चेंज करके किन्होंने बताया? इट was given the name Unix by ब्रेन कर्निगन। ब्रेन कर्निगन ने नाम चेंज करके UNICS से क्या कर दिया? यूनिक्स कर दिया। यूनिक्स को डेवलप किया गया था 1969 में बेल लेबोरेटरीज में। बेल लेबोरेटरीज में 1969 में, और इसको जो है डेवलप किया गया था। और जो डेवलप किया गया था उस टाइम असेंबली लैंग्वेज में लिखा गया था। असेंबली लैंग्वेज में फिर जब प्रॉब्लम आने लगी, वहां पे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होने लगा, तो फिर असेंबली लैंग्वेज का जो आइडिया था उसको ड्रॉप कर दिया गया। और फिर 1973 में जो असेंबली लैंग्वेज है उसको हटा करके सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में फिर से यूनिक्स को लिखा गया। और गाइस आपकी जानकारी के लिए बता दूं, आप लोगों को शायद पता है या नहीं है कि 1973 में जब सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इसे लिखा गया, तो जो सी प्रोग्रामिंग है, यानी जो हमारा सी प्रोग्रामिंग है,
सी प्रोग्रामिंग, सी प्रोग्रामिंग जो है वो क्या कहलाता है, मदर ऑफ, वो क्या कहलाता है, मदर ऑफ ऑल लैंग्वेज, मदर ऑफ ऑल लैंग्वेज, मदर ऑफ ऑल लैंग्वेज, मदर ऑफ ऑल लैंग्वेज कौन सा है, सी प्रोग्रामिंग। सी प्रोग्रामिंग को क्या कहा जाता है, मदर ऑफ ऑल लैंग्वेजेस। तो आप लोगों को पता लग गया होगा कि मदर ऑफ ऑल लैंग्वेजेस सी प्रोग्रामिंग को कहा जाता है, और फादर ऑफ सी प्रोग्रामिंग किसको कहा जाता है, डेनिस रिची को। और फादर ऑफ यूनिक्स किनको कहा जाता है, वैसे तो दोनों है, लेकिन फादर ऑफ यूनिक्स जो है केन थॉमसन कहलाते हैं, और उन्हीं का आइडिया था, उन्होंने ये डेवलप किया था UNICS। अब यहाँ पे दो टर्म आया कि असेंबली लैंग्वेज क्या होता है और हाई लेवल लैंग्वेज क्या होता है। तो गाइज इसी का आंसर मैं करने वाला हूं, असेंबली लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज का जो डेफिनेशन है, असेंबली लैंग्वेज का डेफिनेशन ये है कि एन असेंबली लैंग्वेज इज अ टाइप ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दैट ट्रांसलेट हाई लेवल लैंग्वेज इनटू मशीन लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज क्या करता है कि हाई लेवल लैंग्वेज को ट्रांसलेट करके मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। यानी कोई एक ऐसा हाई लेवल लैंग्वेज है जिसको वो ट्रांसलेट करता है और मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता है, ऐसा लैंग्वेज बना देता है जिसको कि मशीन जो है, मशीन अंडरस्टैंड कर सके, मशीन समझ सके। जैसे कि कई बार ऐसा होता है कि हम लोग हिंदी भाषी है, हम लोग हिंदी भाषा को समझते हैं, तो कई बार कुछ इंग्लिश में या फारसी में, अरबी में कुछ लिखा हुआ होता है तो हम समझ भी नहीं पाते हैं। चाइनीज में लिखा होता है तो समझ नहीं पाते हैं, लेकिन जब उसको हम ट्रांसलेटर लगा करके ट्रांसलेट कर लेते हैं तो जब हिंदी में उसका मीनिंग आता है तो इजीली अंडरस्टूड हो जाता है। यानी हम अंडरस्टैंड कर पाते हैं, समझ पाते हैं कि आखिर क्या लिखा हुआ है और कहना क्या चाहते हैं। तो पहले जिस लैंग्वेज को हम समझते हैं उस लैंग्वेज में क्या करा, कन्वर्ट करना पड़ा। जो हमारा कंप्यूटर है वो बाइनरी पे काम करता है, यानी 0 और 1 के फॉर्म में काम करता है। तो अब किसी भी लैंग्वेज को तो कंप्यूटर समझेगा नहीं ना, तो किसी भी लैंग्वेज को जब कंप्यूटर नहीं समझेगा तो कंप्यूटर को समझने के लिए सबसे पहले किसी भी लैंग्वेज को कंप्यूटर के समझने वाले लैंग्वेज में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ये जो असेंबली लैंग्वेज है, ये असेंबली लैंग्वेज क्या करता है, असेंबली जो लैंग्वेज है ये टाइप ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का इस्तेमाल करके हाई लेवल लैंग्वेज, जो भी हाई लेवल लैंग्वेज था उस लैंग्वेज को क्या करते हैं, मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देते हैं। किसी भी हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने का काम कौन करता है, असेंबली लैंग्वेज करता है। हाई लेवल लैंग्वेज आर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस दैट आर यूज्ड फॉर राइटिंग प्रोग्राम्स और सॉफ्टवेयर दैट कैन बी अंडरस्टूड बाय ह्यूमन एंड कंप्यूटर्स। अब इसका एग्जांपल क्या है, इसका एग्जांपल है पाइथन। पाइथन है जो इंसान भी समझ सकता है, कंप्यूटर भी समझ सकता है। जावा, जावा भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। C++, इसको इंसान भी समझ सकता है, कंप्यूटर भी समझ सकता है। उसके बाद रूबी है, उसके बाद क्या है, HTML है यहाँ पे, एटसेट्रा। तो बहुत सारे ऐसे हाई लेवल लैंग्वेज है जिसका कुछ मैंने एग्जांपल दिया, पाइथन, जावा, C++, रूबी, HTML, ये सब हाई लेवल लैंग्वेज है और जिसका इस्तेमाल क्या किया जाता है, प्रोग्राम्स को लिखने या सॉफ्टवेयर बनाने में किया जाता है, जो क्या करता है, जो कंप्यूटर भी अंडरस्टैंड कर पाता है और ह्यूमन भी अंडरस्टैंड कर पाता है। तो अभी तक आप लोगों को पता लग गया होगा गाइज कि असेंबली लैंग्वेज क्या होता है। असेंबली लैंग्वेज जो है टाइप ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और ये क्या करता है, ट्रांसलेट हाई लेवल लैंग्वेज इनटू मशीन लैंग्वेज। ये जो हाई लेवल लैंग्वेज है, ये जो भी हाई लेवल लैंग्वेज लिखे हुए, चाहे पाइथन हो, जावा हो, सी हो, C++ हो, HTML हो, रूबी हो, इसको क्या करता है, असेंबली लैंग्वेज कन्वर्ट करता है किसमें, मशीन लैंग्वेज में। मशीन लैंग्वेज क्या होता है, यानी कंप्यूटर जो लैंग्वेज समझ सके उसको कन्वर्ट करता है, इसे हम क्या बोलते हैं, असेंबली लैंग्वेज बोलते हैं। और हाई लेवल लैंग्वेज क्या होता है, प्रोग्राम्स को लिखने में या सॉफ्टवेयर बनाने में किया जाता है जो अंडरस्टैंडेबल हो, यानी जिसको अंडरस्टूड कर सके ह्यूमन और कंप्यूटर, जो ह्यूमन और कंप्यूटर्स दोनों के लिए अंडरस्टैंडेबल हो। असेंबली लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज का डेफिनेशन जानने के बाद अब मैं आपको बताता हूं कि यूज ऑफ यूनिक्स, यानी आखिर यूज क्या है यूनिक्स का, क्या आज के डेट में यूनिक्स का इस्तेमाल हो रहा है। तो जी हां गाइज, यूनिक्स का यूज जो है सर्वर के तौर पे और वर्कस्टेशन के तौर पे आज के डेट में भी किया जा रहा है। आज के डेट में भी कहीं सर्वर के तौर पे, कहीं वर्कस्टेशन में एज ए कर्नल, एज ए सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम की तरह इसका वर्क लिया जा रहा है। गाइज मैं कुछ एग्जांपल आप लोगों को बताने जा रहा हूं कि देखिए आज के डेट में भी कुछ सर्वर जो है यूनिक्स बेस्ड है, जैसे SBI यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का सर्वर आज भी यूनिक्स बेस्ड है।
एयरटेल, भारतीय एयरटेल, इसका सर्वर आज भी यूनिक्स बेस्ड है। NIC यानी नेशनल इंफॉर्मेटिक सेंटर, टेक्नोलॉजी के मामले में गवर्नमेंट का एक बहुत बड़ा बॉडी है, जो गवर्नमेंट का हर चीज NIC पे ही डिपेंड करता है बेसिकली, आप ये जान लीजिए, जो भी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड चीज है। तो नेशनल इंफॉर्मेटिक सेंटर NIC ये गवर्नमेंट का है। IIT मुंबई, IIT बॉम्बे जो है, ये आज के डेट में इसका सर्वर भी यूनिक्स बेस्ड है। उसके बाद फ्लिपकार्ट, आप लोग जो ये ई कॉमर्स कंपनी है, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है फ्लिपकार्ट का भी सर्वर आज के डेट में भी यूनिक्स पे है। उसके बाद क्या है, स्टार इंडिया मीडिया, स्टार इंडिया जो न्यूज है, ये मीडिया वाला, ये भी आज भी यूनिक्स बेस्ड है। ये तो कुछ एग्जाम्पल है जो आप लोगों को मैंने दिया, आप लोगों को बताया। वैसे और भी बहुत सारे आज के डेट में भी सर्वर, इंडिया की बात कर रहा हूं, इंडिया में आज भी बहुत सारे ऐसे सर्वर्स हैं जो यूनिक्स बेस्ड है और यूनिक्स पे वर्क करता है। तो यूनिक्स का इस्तेमाल क्या है, यूज ऑफ यूनिक्स क्या है, यूज ऑफ यूनिक्स है, यूनिक्स का इस्तेमाल सर्वर के तौर पे किया जाता है, वर्कस्टेशन के तौर पे किया जाता है। यानी वर्कस्टेशन में जो कर्नल होता है यो यूनिक्स का होता है। तो गाइज आप लोगों को ये पता चल गया कि यूज ऑफ यूनिक्स आज के डेट में भी कम नहीं है, ठीक ठाक हो रहा है। उसके बाद यूनिक्स जो है, यूनिक्स जैसे लिनक्स है, लिनक्स पूरी तरह से ओपन सोर्स है, जिसको लोगों ने अब कई सारे डिस्ट्रीब्यूशंस बना लिए। तो उसी टाइप से यूनिक्स जो है, यूनिक्स भी ओपन सोर्स है और अब इसका जो है क्लोज सोर्स भी है। यानी ओपन सोर्स आया था, लेकिन अब इसका जो क्या है क्लोज सोर्स भी है। ओपन सोर्स और क्लोज सोर्स का मतलब ये है कि ये ओपन भी है, कुछ हद तक ये ओपन है, लेकिन अब इसका क्लोज सोर्स यानी ज्यादातर ये पेड वर्जन में मौजूद है। तो कुछ फ्री भी है आज के डेट में भी, और कुछ क्या है यहाँ पे पेड है। तो फ्री कौन सा है और पेड कौन सा है, ये मैं आपको बता रहा हूं। अब देखो यूनिक्स का जो कॉमर्शियल डिस्ट्रीब्यूशन है, एक्चुअली क्या है, जो डिस्ट्रीब्यूशन वर्ड है ना गाइज, जो वर्जन हम लोग बताते हैं, जो विंडोज यूजर है, विंडोज यूजर जनरली क्या बोलते हैं, वर्जन बोलते हैं। और जो कर्नल के फॉर्म में, जब कर्नल हम यूज करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम की जगह, कर्नल यहाँ पे यूज करते हैं, जो लिनक्स यूजर होते हैं, जो यूनिक्स यूजर होते हैं, जो मिनिक्स यूजर होते हैं, वो एक्चुअली वर्जन की जगह डिस्ट्रीब्यूशन का इस्तेमाल करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन वहां पे बोलना पसंद करते हैं। तो ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है, डिस्ट्रीब्यूशन कुछ भी नहीं होता। डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, सिंपली एक वर्जन होता है, जो वर्जन आता रहता है ना, आप लोग विंडोज में देखते होंगे, ठीक उसी टाइप से उस वर्जन की जगह पे हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूशंस बोलते हैं। तो यूनिक्स का जो कॉमर्शियल डिस्ट्रीब्यूशन यानी वर्जन है, वो क्या है, सन ओएस है जो पेड है, सोलारिस है जिसे हम सन सोलारिस के नाम से भी बोलते हैं, एससीओ यूनिक्स है, उसके बाद AIX है, HP का UX है, उसके बाद अल्ट्रिक्स है। ये सारे पेड वर्जन है जो बहुत ज्यादा पॉपुलर है। वैसे तो बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूशंस है, लेकिन कुछ जो पॉपुलर है वो मैंने बताया। और भी है, आप गूगल कर सकते हो, आप गूगल करके आप चैट जीपीटी के थ्रू वहां पे सर्च करके पता लगा सकते हो, बहुत सारे हैं। और एग्जैक्ट फिगर बताना मुश्किल है क्योंकि ये टाइम टू टाइम वेरी करता रहता है। ठीक उसी टाइप से फ्री वर्जन की बात कर लेते हैं। तो वैसे तो लिनक्स और यूनिक्स में कोई भी समानता नहीं है, कोई भी कनेक्शन नहीं है, लेकिन क्योंकि ये यूनिक्स का आइडिया लेकर के ही वहां पे लिनक्स बना है और बहुत सारे कमांड सेम है, तो इसलिए लिनक्स को बहुत सारे लोग बताते हैं कि कहीं ना कहीं ये यूनिक्स फैमिली का ही पार्ट है। तो इसलिए लिनक्स जो है ये फ्री है। अब लिनक्स में भी कुछ डिस्ट्रीब्यूशंस ऐसे हैं जो पेड है, लेकिन ज्यादातर यूनिक्स क्या है यहाँ पे फ्री है। उसके बाद क्या है, फ्री BSD, ओपन BSD। अब फ्री से फ्री पता लग रहा है, ओपन से ओपन पता लग रहा है, लेकिन BSD क्या होता है, तो BSD का मतलब होता है बार्कले सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। तो यहाँ पे जो फ्री डिस्ट्रीब्यूशन है, लिनक्स है, फ्री BSD है, ओपन BSD है, और BSD का मतलब होता है बार्कले सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। छोटी छोटी चीजें, जो बारीक चीजें, जो पिछली वीडियो लेक्चर में जब मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया था यूनिक्स का, उसमें रह गई थी, तो मैंने कोशिश किया कि आज के इस कॉम्बो वीडियो में मैं वो सारा चीज कवर कर दूं, और आई होप कि मैंने बहुत हद तक कवर कर दिया है। इतना डिटेल्ड वीडियो किसी ने भी आज तक YouTube पे या किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे फ्री में नहीं बताया है, और मैंने बताने की कोशिश की। गाइज यूनिक्स और लिनक्स से रिलेटेड जो सेपरेट वीडियो है, और इस वीडियो को लगा करके 3 वीडियो हो गया, और ये डिटेल में आई थिंक ये एनफ है। इसके बाद मैं धीरे धीरे आगे आपको बताऊंगा और RHEL की तरफ लेकर चलूंगा, और हमारा जो सिलेबस है वो कंप्लीशन की तरफ चलेगा, और धीरे धीरे अपने सिलेबस में हम आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो इसलिए मैंने सोचा कि जो बेस है, बेस आप लोगों का
स्ट्रॉन्ग करना जरूरी है कि ये लिनक्स क्या होता है, यूनिक्स क्या होता है, कर्नल क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। तो ये सारा चीज मैंने सोचा कि पहले आप लोगों को बता दूं, क्योंकि बहुत सारे लोगों को यही पता नहीं होता है, तो वो आगे क्या सीखेगा, आगे बिल्कुल वो कुछ उनको समझ में ही नहीं आता। इसलिए मैंने सोचा, बहुत सारे लोगों का कमेंट आ रहा है, डीएम्स आ रहे हैं कि सर आप ये क्यों पढ़ा रहे हो, ये क्यों बता रहे हो, हम लोगों को इससे क्या मतलब, हमें सीधा प्रैक्टिकल कराइए ना। नहीं गाइस, जो कुछ लोग नॉन टेक्निकल है, जिनको पता नहीं है, जिनको एग्जाम देना है, ये सब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत मायने रखता है। तो इसलिए एग्जाम देना भी बहुत जरूरी है। अगर आप सर्टिफिकेशन करना चाहते हो तो प्रैक्टिकल तो है ही, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। गाइस, यूनिक्स में जो भी अभी तक बचा हुआ था, मैंने यूनिक्स में अभी तक आपको वो समझाने की कोशिश की, बताने की कोशिश की। आई होप कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब मैं हिस्ट्री ऑफ लिनक्स बताता हूं। तो गाइस, हिस्ट्री ऑफ लिनक्स बहुत ही डिटेल में मैंने पिछले वीडियो में बताया हुआ है, लेकिन मैं थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूं। हिस्ट्री ऑफ लिनक्स में यह है कि जो ये लिनक्स है, लिनक्स जो है डेवलप किया गया था लाइनस टोरवाल्ड्स के द्वारा, और ये सन 1991 में, यानी 1991 में लाइनस टोरवाल्ड्स के द्वारा ये डेवलप किया गया था। और लिनक्स किसी लेबोरेटरी में नहीं बनाया गया था, लिनक्स को किसी लेबोरेटरी में डेवलप नहीं किया गया था। मैं आपको बता देता हूं, जैसे कि यूनिक्स है ना, यूनिक्स को मैंने थोड़ा सा बताया, जो हमारा यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, यूनिक्स को क्या किया गया था, AT&T's बेल लेबोरेटरीज में GPL यानी जनरल पब्लिक लाइसेंस के तहत जारी किया गया था। ये जो यूनिक्स है, यूनिक्स को क्या किया गया था, AT&T's बेल लेबोरेटरीज में GPL यानी जनरल पब्लिक लाइसेंस के तहत जारी किया गया था। और ये इसका पेड वर्जन है, ज्यादातर फ्री वर्जन बहुत ही कम है, जैसा कि मैंने आपको पीछे एग्जांपल देकर के बताया। तो ये एक बेल लेबोरेटरीज में 1969 में बना करके जारी किया गया था। लेकिन गाइज ऐसा नहीं है, जो हमारा ये लिनक्स है, लिनक्स जो है एक्चुअली क्या है कि लाइनस टोरवाल्ड्स ने इन्होंने डेवलप किया था, और लाइनस टोरवाल्ड्स ने इसको ओपन सोर्स रखा, फ्री टू यूज रखा। अब ओपन सोर्स रखने की वजह से बहुत सारे लोगों ने इसके बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूशंस बना लिए। तो आगे मैं आपको बताने वाला हूं कि कौन कौन से डिस्ट्रीब्यूशंस बने हैं, सारी चीजें मैं एक एक चीज बताने वाला हूं। तो पहले मैं कहानी बता देता हूं कि एक्चुअली बात उन दिनों की है कि लाइनस टोरवाल्ड्स जो है ये सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के एक स्टूडेंट थे, और ये हेलसिंकी यूनिवर्सिटी के छात्र थे, हेलसिंकी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट थे। तो इन्होंने क्या किया कि यूनिक्स का ही एक डिस्ट्रीब्यूशन है, यूनिक्स का एक डिस्ट्रीब्यूशन है मिनिक्स। इन्होंने क्या करा कि ये मिनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ रहे थे, जब मिनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ रहे थे, और मैंने पिछली वीडियो में बताया है कि इन्होंने उसको पढ़ने के लिए बहुत सारे, इनको आई थिंक 5000 के करीब, क्या है 5000 के करीब जो है $5000 इतना चार्ज इनको लगता। आज के ज़माने में ये बहुत ज़्यादा है, तो उस ज़माने में सोचिए क्या रहा होगा। तो इसी का जो एक वर्जन जो एंड्रयू टेननबॉम है, एंड्रयू टेननबॉम के बारे में मैंने पिछली वीडियो में बहुत ही डिटेल में बताया है। एक्चुअली जो नेटवर्किंग के स्टूडेंट है, नेटवर्किंग के स्टूडेंट को पता होगा, एंड्रयू टेननबॉम जो है नेटवर्किंग के बहुत ही अच्छे प्रोफेसर हैं, और उनका एक जो है बुक बहुत ही पॉपुलर है, पियर्सन पब्लिकेशन का, नेटवर्किंग का। अगर आप लोग नेटवर्किंग में इंटरेस्टेड हो तो आप उसको पढ़ सकते हो, बहुत ही अच्छी बुक है। तो उसके राइटर है एंड्रयू टेननबॉम। तो एंड्रयू टेननबॉम ने अपने स्टूडेंट को पढ़ाने के लिए, स्टूडेंट को बताने के लिए इसी यूनिक्स का आइडिया लेकर के एक ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया था, मिनिक्स। तो मिनिक्स को इन्होंने क्या है, मिनिक्स को पढ़ा, और आई थिंक मिनिक्स जो है ये ओपन सोर्स था, आइडिया नहीं है, लेकिन आई थिंक ये ओपन सोर्स था। तो ये तो बहुत ज्यादा पेड था, $5000 का था। तो मिनिक्स को इन्होंने पढ़ा, मिनिक्स को पढ़ा, किन्होंने पढ़ा, मिनिक्स को लाइनस टोरवाल्ड्स ने पढ़ा। लाइनस टोरवाल्ड्स को लगा कि नहीं यार, मैं कुछ करना चाहता हूं, मैं पढ़ना चाहता हूं, लेकिन ये फ्री नहीं है, तो इसलिए इन्होंने मिनिक्स को पढ़ा, और मिनिक्स को पढ़ करके, मिनिक्स से आइडिया लेकर के उन्होंने पैरेलली सोचा कि यूनिक्स के जैसा एक ऑपरेटिंग सिस्टम बनाऊंगा, एक कर्नल बनाऊंगा जो मैं फ्री रखूंगा, फ्री टू यूज रखूंगा, ओपन सोर्स उसका कोड रखूंगा, कोई भी उसमें कुछ भी चेंजेस कर सकते हैं और कोई भी उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसका आइडिया मिनिक्स से उन्होंने लिया, मिनिक्स को अच्छे से पढ़ा, मिनिक्स को पढ़ के मिनिक्स से उन्होंने आइडिया लिया, और यूनिक्स के पैरेलली उन्होंने क्या किया
कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है वो लिखना उन्होंने स्टार्ट किया। और क्योंकि वो सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के स्टूडेंट थे और वो हेलसिंकी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट थे, तो उन्होंने 95% जो है ये लिनक्स का कोड जो है ये 95% यहाँ पे सी प्रोग्रामिंग में लिखा 95, और 5% जो है उन्होंने क्या लिखा असेंबली लैंग्वेज में, असेंबली प्लस ऑल लैंग्वेज में लिखा। यानी 95% इन्होंने लिनक्स को सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखा और 5% असेंबली लैंग्वेज में और ऑल लैंग्वेज में इन्होंने लिखा, जो भी और आई थिंक अपने सुविधा के हिसाब से जो भी इनको लगा उस लैंग्वेज में इन्होंने 100% लिनक्स को लिखा। और लिनक्स का जो सोर्स कोड है बिल्कुल ओपन रखा, फ्री टू यूज रखा, ओपन सोर्स रखा, कोई भी चेंजेस इसमें कोई भी कर सकते हैं। तो इसी कारण से लिनक्स के बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूशंस आज के डेट में बन गए हैं और मुझे तो लगता है कि 1000 से ज्यादा डिस्ट्रीब्यूशंस मार्केट में आज के डेट में अवेलेबल है। बहुत सारे आज के डेट में पेड में भी आ गया है। पेड में कुछ नहीं, सबका सेम ही है, लेकिन क्या है कि वो पेड इसलिए उन्होंने कर दिया, प्रॉब्लम आ रही थी ओपन सोर्स में कि ओपन सोर्स से लोग अपना डेवलप कर ले रहे थे, लेकिन दूसरे जब हम यूजर हैं तो उनको कोई प्रॉब्लम आती थी तो कोई वहां पे सपोर्ट नहीं मिलता था, कोई बग्स आ जाता था तो कोई उनको बग्स वहां से रिमूव नहीं कर पाता था। तो इसलिए बहुत सारे कंपनीज, बहुत सारे जो कमर्शियल वर्जन बने हैं, जैसे कि रेड हैट आप पढ़ रहे हो, रेड हैट भी एक कमर्शियल वर्जन है, तो रेड हैट में अगर बग्स आता तो ये फिक्स कौन करेगा, तो रेड हैट आपको सपोर्ट देगी, वहां पे उस बग्स को वो फिक्स करेंगे। तो इसलिए उसका वो भी नॉमिनल सा चार्ज लेते हैं और उसकी ट्रेनिंग प्रोवाइड करती है, तो इसलिए ये पेड वर्जन हो गया। वरना आज भी लिनक्स का जो कोड है वो ओपन सोर्स है, फ्री टू यूज है, आप कोई भी लोग उसमें कुछ भी चेंजेस कर सकते हैं। अगर सपोज करिए कि आप माइक्रोसॉफ्ट का, आप सपोज करो कि आप माइक्रोसॉफ्ट का नोट्स आप अगर उसमें कुछ भी चेंजेस करना चाहते हो, क्या कर सकते हो, फ्री टू यूज है वो, लेकिन क्या उसके कोड में कुछ भी चेंजेस नहीं कर सकते हो क्योंकि उसका जो कोड है वो ओपन सोर्स नहीं है। लेकिन गाइस लिनक्स में कुछ भी चेंजेस कर सकते हो। तो ये जो है यूनिक्स AT&T's बेल लेबोरेटरीज के द्वारा GPL के तहत जारी किया गया था, यानी लेबोरेटरी में तैयार हुआ था और एक जनरल पब्लिक लाइसेंस के तहत जारी किया गया था यूनिक्स को। लेकिन जो लिनक्स है, लिनक्स को लाइनस टोरवाल्ड्स ने लिखा, कहते नहीं है कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। जब इनको आवश्यकता पड़ी, लगा कि यार मैं कुछ करना चाहता हूं लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा है, तो इसलिए इनके अंदर बहुत ज़्यादा फायर था, बहुत ज़्यादा आग थी, जिसकी वजह से इन्होंने बोला नहीं, मैं मिनिक्स को पढ़ूंगा और यूनिक्स के पैरेलली एक मैं ऐसा बनाऊंगा ऑपरेटिंग सिस्टम या कर्नल जो उसको टक्कर दे सके। और आज के डेट में यूनिक्स से आगे निकल गया है लिनक्स, क्योंकि ये ओपन सोर्स रखने की वजह से हर कोई अपना दिमाग लगा करके एक नया डिस्ट्रीब्यूशन, एक नया वर्जन बना दे रहा है। तो गाइज यही रीजन है कि लिनक्स इतना पॉपुलर है और लिनक्स को जो है किसी लेबोरेटरीज में तैयार नहीं किया गया है। आप भी तैयार कर सकते हो, आप भी चेंजेस करके अपने अकॉर्डिंग एक नया कर्नल बना सकते हो। तो इसलिए इसको किसी भी लेबोरेटरीज की जरूरत नहीं है, हर कोई इसमें चेंजेस करके अपने अकॉर्डिंग बना ले रहा है। और गाइज आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जो यूनिक्स है, यूनिक्स तो पेड है, पेड होने के साथ साथ ये फ्री है, और फ्री होने के बाद भी ये यूनिक्स से ज्यादा क्या है, सिक्योर है। गाइज लिनक्स कंप्यूटर सिस्टम का बहुत ही भरोसेमंद ऑपरेटिंग सिस्टम है और इसमें कोई भी फाइल फोल्डर, कोई भी डेटा है, सबको एन्क्रिप्शन प्रदान करता है, हाई लेवल सिक्योरिटी होती है। इसके अंदर कोई भी वायरस जल्दी आता नहीं है, अगर वायरस आ गया तो दूसरे में क्या होता है, पूरे में फैल जाता है। लेकिन इसमें जहां पे वायरस आया वहीं पे उसको डिटेक्ट कर लिया जाता है और वहीं से फिक्स कर दिया जाता है। और गाइज ये फाइल फोल्डर को सेफ रखता है, फाइल फोल्डर को सेफ रखने के साथ साथ ये जो है आपको सिक्योरिटी प्रदान करता है, कंट्रोल्ड एक्सेस प्रदान करता है। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो लिनक्स में यूनिक्स से बेटर है, और यहां पर तो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज का तो नाम ही नहीं कहना। गाइज अब लिनक्स के बारे में मैं आपको बताता हूं कि कंपोनेंट ऑफ लिनक्स क्या होता है, यानी लिनक्स के कंपोनेंट क्या क्या होते हैं। तो लिनक्स के मुख्यतः यानी मेनली 3 कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे कि लिनक्स के होते हैं हार्डवेयर, कर्नल और शेल, और एक होता है सिस्टम यूटिलिटी। हार्डवेयर, कर्नल और शेल और सिस्टम यूटिलिटी मुख्यतः 3 क्या होते हैं, कंपोनेंट्स होते हैं। 3 कंपोनेंट होते हैं लिनक्स के। अब फीचर ऑफ लिनक्स और लिनक्स ओएस इज यूज्ड इन, यानी कि लिनक्स के फीचर्स क्या हैं और लिनक्स ओएस जनरली हम नहीं बोल देते हैं बोलचाल की भाषा में, लेकिन एक्चुअल में क्या है कि ये ओएस नहीं है, लिनक्स एक कर्नल है। और कर्नल क्या होता है और ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, पिछली वीडियो
वीडियो लेक्चर में मैंने आप लोगों को बताया हुआ है, तो इसलिए आज नहीं बताऊंगा, आप पिछली वीडियो को देख लीजिए। तो यहाँ पे बोलचाल की भाषा में, क्योंकि लिनक्स बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गया है, तो हम कह सकते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। तो यहाँ पे फीचर ऑफ लिनक्स क्या है? लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम इज यूज्ड इन, यानी कहाँ पे यूज होता है। तो फीचर ऑफ लिनक्स की बात करें तो यहाँ पे क्या क्या फीचर है? लिनक्स जो है ये ओपन सोर्स कोड है, इसका कोड जो है ओपन सोर्स है, और ये मल्टी यूजर है। मल्टी यूजर, एक साथ में कई यूजर्स इसमें लिनक्स में वर्क कर सकते हैं। उसके बाद शेल है, उसके बाद मल्टी प्रोग्रामिंग है, उसके बाद सिक्योरिटी प्रदान करता है, और ये पोर्टेबल है, यानी कि कहीं भी आप लेकर के जा सकते हैं, पोर्ट कर सकते हैं। उसके बाद लिनक्स ओएस इज यूज्ड इन, इसका इस्तेमाल कहां होता है? लिनक्स ओएस का इस्तेमाल जो है जनरली सर्वर में होता है, जो RHEL का सर्वर आप लोगों को मिलता है, और RHEL हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो जनरली इसका जो मेन यूज है लिनक्स का, ये सर्वर में होता है। कार्स कंपनियां जो है, कार में आज भी लिनक्स का इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद फोन्स, जो भी फोन्स है, फोन्स में इसका इस्तेमाल किया जाता है। एंड्रॉयड टीवी में इस्तेमाल किया जाता है, और एंड्रॉयड में भी लिनक्स, यूनिक्स ये सब का इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद नेटवर्किंग डिवाइस, जो भी राउटर स्विचेज जो भी आता है, उसमें भी कहीं ना कहीं लिनक्स का इस्तेमाल किया जाता है। तो फीचर ऑफ लिनक्स और लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का इस्तेमाल कहां होता है, आप लोगों को अच्छे से पता चल गया। और गाइज, आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम एक्चुअल में जो है कर्नल प्लस जीएनयू के मिलने से बना है। अब कर्नल और जीएनयू के मिलने से कैसे बना है, देखिए मैं बताता हूं कि कोई कर्नल है, कर्नल प्लस जीएनयू, कर्नल प्लस जीएनयू क्या बना? ऑपरेटिंग सिस्टम बना। तो जो कर्नल है, कर्नल जो है ये ऑपरेटिंग सिस्टम का एक छोटा सा पार्ट है। जैसा कि पिछली वीडियो में भी मैंने बताया कि ये अगर एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो छोटा सा जो ये पार्ट है ये कर्नल कहलाता है, ये पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है? वो यूजर और सिस्टम के बीच क्या करता है? एक इंटरफेस का काम करता है। जबकि कर्नल क्या होता है? कर्नल ऑपरेटिंग सिस्टम और हार्डवेयर के बीच, जैसे हार्डवेयर में क्या हो गया? रैम हो गया, हार्डवेयर में रैम हो गया। उसके बाद क्या हो गया? प्रोसेसर हो गया। उसके बाद जैसे हमारा हार्ड ड्राइव हो गया, ठीक है, हार्ड ड्राइव हो गया। तो कर्नल क्या करता है? जितने भी हार्डवेयर, जो भी हार्डवेयर का पार्ट है, उससे ऑपरेटिंग सिस्टम और हार्डवेयर के बीच में क्या करता है? इंटरफेस प्रदान करने का काम करता है। और कर्नल ऑपरेटिंग सिस्टम का एक छोटा सा पार्ट है। तो आप लोगों को पता चल गया। वैसे डिटेल में मैंने वीडियो बनाया हुआ है, आप वो देख सकते हो। जीएनयू के पीछे भी एक कहानी है। जैसे कि बहुत सारे मूवमेंट हुए थे, जैसे कि 2011 में अन्ना मूवमेंट हुआ था, जो एंटी करप्शन का मूवमेंट था। उससे पहले बहुत सारे हुए थे, क्विट इंडिया मूवमेंट था। उसके बाद बहुत सारे ऐसे मूवमेंट है जो आप लोगों ने देखा कि इंडिया को फ्री कराने के लिए बहुत सारे गांधी जी के नेतृत्व में और भी बहुत सारे फ्रीडम फाइटर के नेतृत्व में बहुत सारे ऐसे मूवमेंट चले थे। तो उसी मूवमेंट की तरह एक मूवमेंट था, जब वो दौर था 1991 से लेकर के 1995 तक का वो दौर था। एक्चुअल में उस टाइम जो बहुत सारी कंपनियां थी, बहुत सारे इंडस्ट्री थी, वो सारे जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम या जो भी सॉफ्टवेयर था ना, वो पेड वर्जन में आ रहा था और बहुत ज्यादा कॉस्ट था। तो उसी के लिए ना ये जीएनयू आया, और जीएनयू जस्ट एक मूवमेंट था। 1991 से लेकर के 1995 के बीच का वो दौर था, जब वो मूवमेंट चल रहा था। उसी मूवमेंट को जीएनयू के नाम से जाना जाता है, जो फ्री सॉफ्टवेयर मूवमेंट था, यानी सॉफ्टवेयर को फ्री कराने का मूवमेंट था। और उसी की वजह से आज के डेट में बहुत सारे सॉफ्टवेयर जो आपको फ्री मिल रहा है ना, वो जीएनयू की वजह से ही है। 1991 से लेकर के 1995 तक जीएनयू की वजह से, यानी जो वो मूवमेंट चला था, उस मूवमेंट की वजह से बहुत सारे सॉफ्टवेयर को फ्री कर दिया गया। तो उसी मूवमेंट को हम क्या बोलते हैं? जीएनयू बोलते हैं। और जीएनयू के तहत ही आज आपको और हमको, सारे लोगों को बहुत सारे सॉफ्टवेयर फ्री में मिल रहे हैं, जो इंडस्ट्री के लिए, हमारे लिए बहुत ही अच्छा है, बहुत ही बेहतर है। तभी तो हम लोग उसको फ्री में यूज करके अपना वर्क कर रहे हैं और हम लोग सीख करके आगे बढ़ रहे हैं। तो इसी को क्या बोलते हैं? जीएनयू बोलते हैं। जीएनयू क्या एक मूवमेंट है 1991 से लेकर के 1995 के बीच में। तो उसी में कर्नल और जीएनयू क्या होता है? एक सॉफ्टवेयर का कलेक्शन ऑफ सॉफ्टवेयर है, यानी पैकेज है।
पूरा एक पैकेज है। कलेक्शन ऑफ सॉफ्टवेयर को क्या बोलते हैं, जीएनयू है। तो कलेक्शन ऑफ सॉफ्टवेयर प्लस कर्नल दोनों मिलकर क्या बनता है, ऑपरेटिंग सिस्टम बनता है। लिनक्स के बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूशंस है, यानी 1000 से ज्यादा 1000 प्लस क्या है, डिस्ट्रीब्यूशंस है। आप जो है गूगल कर सकते हो, आप चैट जीपीटी पे पता कर सकते हो, 1000 से ज्यादा क्या है, डिस्ट्रीब्यूशंस है। एग्जैक्ट फिगर मैं नहीं बता सकता क्योंकि ये टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है। आप भी एक अगर डेवलप कर लोगे, क्योंकि ये ओपन सोर्स है, आप भी अगर कल को एक डेवलप कर लोगे, एक न्यू वर्जन बना लोगे, न्यू डिस्ट्रीब्यूशन बना लोगे, तो वो 1000 में ऐड हो जाएगा। इसलिए एग्जैक्ट फिगर की तरफ नहीं जाते हैं, बस इतना जानना कि आप 1000 से प्लस डिस्ट्रीब्यूशंस बन चुके हैं। लेकिन उसमें से कुछ पॉपुलर और जो पेड है वो मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले मैं बता देता हूं कुछ पेड वर्जन। RHEL यानी रेड हैट एंटरप्राइज लिनक्स, जो अभी अपने लोग पढ़ने जा रहे हैं, आगे हम पढ़ेंगे। रेड हैट, इसका RHEL का मतलब क्या होता है, रेड हैट एंटरप्राइज लिनक्स। RHEL का मतलब होता है रेड हैट एंटरप्राइज लिनक्स। ये क्या करते हैं, ये सपोर्ट प्रदान करते हैं। ये जो बग्स उसमें आ जाता है कर्नल में, बग्स को रिमूव करने का काम करता है। और भी बहुत सारी चीजें हैं जो वहां पे सपोर्ट के तहत किया जाता है। इसके लिए यहाँ पे पेड है, वो भी नॉमिनल सा फीस होता है, ज्यादा फीस नहीं होता है, ज्यादा चार्ज नहीं होता, आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड कराया जाता है। तो ये सारी चीजें हैं जो जिसकी वजह से ये पेड होता है। तो इसमें अपना रेड हैट ने अपना एक बना लिया जो पेड है। उसके बाद फेडोरा बहुत ज्यादा पॉपुलर है, फेडोरा ने अपना बना लिया। डेबियन पॉपुलर है। उसके बाद बहुत सारे अदर्स में बहुत सारे जो फ्री है, जैसे उबुंटू क्या है गाइस, दुनिया का 3rd मोस्ट पॉपुलर यूज्ड ऑपरेटिंग सिस्टम। मैं यहाँ पे फिर ऑपरेटिंग सिस्टम बोल रहा हूँ, जबकि कर्नल होगा। और उबुंटू को किसने, एक अफ्रीकन ने तैयार किया था। और उबुंटू का मतलब होता है टीम वर्क, यानी कि एक साथ मिलकर के वर्क करना। तो आपको पता लग गया कि उबुंटू क्या है, ये 3rd मोस्ट यूज्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है और इसका मतलब होता है टीम वर्क। और ये जो CentOS है ना, CentOS है सबसे फास्टेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम है। सबसे फास्टेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम पूछा जाए तो आप आंख बंद करके बोल देना CentOS। और CentOS का मतलब होता है कम्युनिटी एंटरप्राइज ऑपरेटिंग सिस्टम। OS का मतलब क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम। उसके बाद क्या है, Amazon लिनक्स, Amazon AWS। आप लोग अगर पढ़ते होंगे या नहीं पढ़ते होंगे तो आप लोगों ने नाम सुना होगा। AWS का अपना एक लिनक्स है जिसे Amazon लिनक्स बोलते हैं। उसके बाद जो हैकिंग से रिलेटेड जो भी वर्क करते हैं, हैकर वगैरह है, या आप एंटी हैकर्स यानी हैकिंग को रोकना चाहते हैं, तो उसके लिए भी आपको काली लिनक्स पढ़ना होगा। हैकिंग सीखना चाहते हैं उसके लिए भी आपको काली लिनक्स पढ़ना होगा। तो काली लिनक्स जो है वो हैकिंग से रिलेटेड है, चाहे हैकिंग को प्रिवेंट करना है चाहे हैकिंग करना है, उससे रिलेटेड आपको क्या है, काली लिनक्स पढ़ना होगा। अब जो है ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, ऑपरेटिंग सिस्टम को हम 2 टाइप से यूज करते हैं। एक तो GUI बेस्ड होता है और एक CLI बेस्ड होता है। जो CLI का मतलब होता है कमांड लाइन, COMMAND, कमांड लाइन इंटरफेस। आप जब स्क्रीन खोलते हो लैपटॉप पे तो इस टाइप की आपको एक स्क्रीन दिख रही होगी, ब्लैक सी स्क्रीन। तो इसको क्या बोलते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, टर्मिनल बोलते हैं। इसमें टर्मिनल बोलते हैं किसमें, जो लिनक्स में और यूनिक्स में। लेकिन अगर आप विंडोज यूजर हो तो वहां पे जो हम खोलते हैं ना, वहां पे हमारा कमांड प्रॉम्प्ट होता है। क्या होता है, कमांड प्रॉम्प्ट होता है। तो लिनक्स में, यूनिक्स में ये क्या कहलाता है, ब्लैक स्क्रीन टर्मिनल कहलाता है। और विंडोज के केस में वो क्या कहलाता है, कमांड प्रॉम्प्ट होता है। तो विंडोज के केस में आप खोलते हो तो आपको एक एक चीज, आपको फोल्डर वहां पे नजर आता है, आपको फाइल नजर आता है। वहां पे आप अपने माउस के कर्सर को लेके जाते हो, क्लिक करते हो और वर्क कर लेते हो। तो वहां पे आपको हर चीज नजर आता है, वहां पे अपने कर्सर को लेकर जाना होता है और क्लिक करके आप यूज कर लेते हो। और एक्चुअली जो हमारा यूजर फ्रेंडली होता है, हमारा विंडोज यूजर
फ्रेंडली होता है उन कभी भी आपने सुना है कि कंप्यूटर चलाने के लिए जो है नॉर्मली लोग क्लास ले रहे हैं, अगर विंडोज 10 आया है विंडोज 11 के लिए क्लास ले रहे हैं, नहीं, वो यूजर फ्रेंडली होते हैं, देख देख करके धीरे धीरे करके वो सीख जाते हैं। लेकिन टर्मिनल में ऐसा नहीं है, हमारा लिनक्स में ऐसा नहीं है। लिनक्स में आपको हर चीज सीखना पड़ेगा। आपको उबंटू है तो वो सीखना पड़ेगा, कमांड याद करना पड़ेगा, अमेज़न सीखना पड़ेगा, आपको रेडिट सीखना पड़ेगा, क्योंकि ये कमांड के थ्रू होता है, कमांड आपको रटना पड़ेगा, और रटा कैसे जाएगा, आपको बार बार प्रैक्टिस करके। तो ये यूजर फ्रेंडली नहीं होता है। लेकिन क्या है, जो हमारा विंडोज है, विंडोज का इंटरफेस क्या होता है, यूजर फ्रेंडली होता है। तो वहां पे क्या होता है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होता है। और गाइज आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जो हमारा CentOS है, कम्युनिटी एंटरप्राइज, तो इसमें भी GUI भी होता है, इसमें भी ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होता है। तो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस भी वहां पे इस्तेमाल होता है, और CLI यानी कमांड लाइन इंटरफेस भी वहां पे इस्तेमाल किया जाता है। तो गाइज यहां से आप लोगों का सवाल ये होगा कि जब विंडोज एक यूजर फ्रेंडली है और GUI बेस्ड है, तो विंडोज को हम इंडस्ट्री में यूज क्यों नहीं करते हैं, और हम जो है CLI कमांड लाइन इंटरफेस के तहत हम ये उबंटू लिनक्स यानी कि यूनिक्स लिनक्स का इस्तेमाल हम सर्वर के तौर पे क्यों करते हैं। तो गाइज इसके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो लेकर के आने वाला हूं, आर्किटेक्चर ऑफ विंडोज एंड लिनक्स, और कैसे वर्क होता है और क्यों यूज हम नहीं करते हैं विंडोज को इंडस्ट्री में, कॉमर्शियली यूज क्यों नहीं करते हैं, हम लिनक्स को और यूनिक्स को इंडस्ट्री में सर्वर के तौर पे क्यों यूज करते हैं। इसके लिए मैं एक डिटेल वीडियो लेकर के आने वाला हूं। तो फ्रेंड्स आई होप कि जो भी मैंने आपको बताया, समझाया और समझाने की कोशिश की, आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है, इसमें कोई कमी लगती है, तो आप वो मुझे कमेंट करके बता सकते हो, आप अपना सजेशन दे सकते हो। और अगर वीडियो अच्छी लगती है तो इसे अपने दोस्तों तक, अपने रिश्तेदारों तक, या जो भी लोग पढ़ना चाहते हैं उनको शेयर कर सकते हो। और सबसे प्लीज ये रिक्वेस्ट करना कि उनको भी कोई भी सजेशन देना हो, कमेंट करना हो, तो वो कमेंट कर सकते हैं, सजेशन दे सकते हैं, कुछ भी विदाउट एनी हेजिटेशन पूछ सकते हैं। आप मेरे से इंस्टाग्राम पे जुड़ सकते हो, इंस्टाग्राम पे DM कर सकते हो। मेरा इंस्टाग्राम ID है @ASIF_Sabri। मैं लिख देता हूं ASIF_Sabri, ठीक है, ये डैश नहीं है, अंडरस्कोर है, दोनों के बीच में होता है। आप इंस्टाग्राम पे आप मुझे डायरेक्ट DM करके कोई भी क्वेश्चन, कोई भी कंफ्यूजन हो, विदाउट एनी हेजिटेशन आप पूछ सकते हो। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आज की ये वीडियो पसंद आई होगी, अच्छी लगी होगी, हेल्पफुल लगी होगी। फ्रेंड्स अगर आज की वीडियो पसंद आई, अच्छी लगी, हेल्पफुल लगी, तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक करना, और चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से दबा लेना, क्योंकि आप लोगों के लिए इसी टाइप के इन्फॉर्मेशनल और यूजफुल कंटेंट मैं अपने इस चैनल पे लाता रहता हूं। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक आप अपना और अपनों का बहुत बहुत ख्याल रखिए। धन्यवाद। जय हिंद।